हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। हम लोग प्रैक्टिस सेशन का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेशन पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे हैं तो आपको मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज 60% ऑफ वी मिक्स। वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है एंजाइम की? 60% ऑफ वी मिक्स। Then the ratio of substrate concentration to Michaelis-Menten constant Km, S by Km आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे हमें पता है, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू वी मैक्स S बाई Km प्लस S। ठीक है, अब आपको V कितना दिया हुआ है? 60% को हम लिख सकते हैं 0.6, क्योंकि 60 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया? 0.6। तो 0.6 ऑफ वी मैक्स इज इक्वल्स टू वी मैक्स एस बाई के एम प्लस एस। ठीक है, अब देखिए वी मैक्स से वी मैक्स कट हो गया तो क्या आ गया आपका? 0.6 इज इक्वल्स टू एस बाई के एम प्लस एस। ठीक है, अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए 0.6, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा, के एम प्लस एस इज इक्वल्स टू एस, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम तो 0.6 के एम प्लस 0.6 एस इज इक्वल्स टू एस। 0.6 के एम इज इक्वल्स टू एस माइनस 0.6 एस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा 0.6 के एम, ये एस का मीन्स क्या हो गया? 1 है आगे मल्टीप्लाई में, तभी हमें एस लिखा हुआ, तो 1 माइनस 0.6 कितना हो गया? 0.4 एस। देन आपसे पूछा जा रहा है एस बाई के एम, तो एस बाई के एम, तो इट मीन्स दैट 0.6 डिवाइडेड बाई 0.4 इज इक्वल्स टू एस बाई के एम। पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1.5। कितना आंसर आएगा? एस बाई के एम 1.5। आई होप सबको कैलकुलेशन अच्छे से समझ आई होगी। बहुत इजी है कैलकुलेशन, बस आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, v इज इक्वल्स टू वी मैक्स एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। ठीक है, v हमें दिया हुआ है 0.6 ऑफ वी मैक्स, बस अब आप v की जगह आपको 0.6 ऑफ वी मैक्स रखना है, वी मैक्स से वी मैक्स कट हो जाएगा और इसको फर्दर सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1.45 ग्राम ऑफ सुक्रोज is dissolved in 30 ml of water. मोलैलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? मोलैलिटी पूछी जा रही है। ध्यान से देखिएगा, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई होप सो आप सबको पता होगा। मोलैलिटी होता है मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, पहले हम मोल्स निकालेंगे मोलैरिटी के लिए। तो मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। अब मास क्या है हमारे यहाँ पे? 1.45 ग्राम। और मोलर मास क्या है? सुक्रोज का हमें मोलर मास निकालना है। तो देखिए सी क्या होता है? 12 इंटू 12 प्लस एच क्या होता है? 1 इंटू 22 प्लस ओ क्या होता है? 16 इंटू 11। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। इसे कैलकुलेट कीजिए, मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करती हूँ। थ्री 42 टोटल कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट करने के बाद? 342। ठीक है, तो 1.45 डिवाइडेड बाई 342 कितना हो जाएगा आपको? अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके मोल्स आएंगे 1.45 डिवाइडेड बाई 40, आपका आ रहा है मोल्स 0.00423। ठीक है, अदरवाइज हम इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मास निकालना है, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है।
तो फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, ठीक है, हम उसे यूज कर सकते हैं। आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, देखिएगा मास निकाल सकते हैं हम, हमें मास निकालने के लिए डेंसिटी कितनी होती है वाटर की 1, ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 30, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 1 इंटू 30 कितना हो गया 30 ग्राम, क्या हो गया आपका मास। बस आप इसे सिंपली आप इसे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मोल्स आपके आ गए 0.00423 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। और क्योंकि ग्राम में है तो हमें किलोग्राम में करना है, तो किलोग्राम के लिए क्या करेंगे आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत इजी वे में मैं समझाती हूँ, देखो दोबारा देखो ध्यान से, मैं पार्ट क्लियर करती हूँ, ध्यान से देखना। देखो हमें क्या करना है, हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है बेसिकली आपका, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है आपका एम से रिप्रेजेंट, मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोल्स आप कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब मास कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का 1.45 ग्राम, ठीक है। मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया, आई थिंक 342 आया था, ठीक है। अब आपको क्या दिया, अब आपको क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, ठीक है। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, ये हमने बचपन से पढ़ा है। डेंसिटी क्या होती है वाटर की 1, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है आपको 30 ml, तो मास निकल जाएगा आपका 1 इंटू 30 ग्राम, 1 इंटू 30 इट मीन्स 30 ग्राम। तो आप इसे रख सकते हैं मास 1/30, ठीक है। अब क्या है ये ग्राम में है, फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो किलोग्राम में करने के लिए आपको 1000 से यहाँ डिवाइड लगाना पड़ेगा। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं इसे कैलकुलेट करती हूँ, कैलकुलेटर से आप भी कर सकते हैं। आई थिंक इसका आंसर आएगा आपका 0.141, मोलैरिटी आएगी 0.141, ठीक है। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इन अ 20 रेसिड्यू लीनियर पेप्टाइड, 20 रेसिड्यू हैं ये, इस टाइप से 20 रेसिड्यू हैं, ठीक है। तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे, तो देखिए जितने नंबर ऑफ रेसिड्यूज होते हैं उसका n-1 कर दीजिए पेप्टाइड बॉन्ड के लिए। n बताता है नंबर ऑफ रेसिड्यूज को, n क्या रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रेसिड्यूज को, तो n-1 क्या हो गया आपके 19, क्या बनेंगे 19 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे। कोई दो अमाइनो एसिड के बीच में क्या बनेगा, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ना। इन द सेम वे 20 अमाइनो एसिड के बीच में कितने बनेंगे 19 पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। क्योंकि पेप्टाइड कैसी है, लीनियर है। अगर वहीं पर ये बात होती कि वो सर्कुलर है, तो सर्कुलर में कितने बनते 20 बनते। देखिए ऐसे जैसे अगर हमारी सपोज कीजिए 3, अगर सपोज कीजिए रेसिड्यूज है, तो उसके बीच में आप देखिए सर्कुलर है ये, सर्कुलर में कितने बने 1 2 3, ठीक है, 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स बने सर्कुलर में। वहीं पर अगर 3 अमाइनो एसिड्स होते और लीनियर पेप्टाइड बनती तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते 2। इन द सेम वे अगर 20 है तो लीनियर के लिए बनेंगे 19 और सर्कुलर के लिए कितने बनेंगे 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ 7 kb circular plasmid was completely digested with either EcoR1 or BMH1 or both. The digestion pattern is shown below. देखिए क्या है कि एक 7 kb का एक सर्कुलर प्लाज्मिड है इस टाइप का, कि वो मैं भी आके दिखाती हूँ आपको। 7 kb का ये प्लाज्मिड है सर्कुलर। अब इसे क्या है डाइजेस्ट किया गया, आइदर EcoR1 से डाइजेस्ट कंप्लीटली किया गया, BMH1 से किया गया, और दोनों से EcoR1 प्लस BMH1 से किया गया। तो ये दिया हुआ है, देखिए जब EcoR1 से डाइजेस्ट किया गया तो दिखाया जा रहा है कि 7 kb का फ्रेगमेंट आया। कितने का आया 7 kb का, जब कंप्लीट डाइजेशन हुआ है EcoR1 से। जब BMH1 से आया तो 5 + 2 का फ्रेगमेंट आया, ठीक है, क्योंकि 7 kb का है तो 5 का और 2 का, एंड EcoR1 प्लस BMH1 दोनों से मिला के किया गया तो 4 2 एंड 1 का फ्रेगमेंट आ रहा है। तो आपको क्या बताना है, करेक्ट रेस्ट्रिक्शन मैप बताना है। ये रेस्ट्रिक्शन मैप दिए हुए हैं तो आपको बताना है इसमें से रेस्ट्रिक्शन मैप क्या है करेक्ट, ठीक है। तो देखिएगा
हम यहाँ लिख लेते हैं, जब ई को R1 से किया गया तो हमें मिल रहा है 7 kb का प्लाज्मिड फ्रेगमेंट। जब हमारा बेम H1 से किया गया डाइजेशन तो हमें कितना कितना मिला, 5+2 का, ठीक है, 5+2। जब बोथ दोनों से किया गया तो हमें एक 4 का मिला है एंड एक 2 का और एक 1 का, 4+2+1। तो देखिएगा, अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलें, ध्यान से देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, अगर मेरा सिर्फ और सिर्फ जब ई को R1 से मैं डाइजेशन कराऊंगी तो मेरे को एक 7 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा, क्योंकि डाइजेशन यहाँ लगेगा तो ये पूरा लीनियर हो जाएगा और 7 kb का मिलेगा। ये चलो ये बात सही हो गई। वहीं पर अगर मैं बेम H1 से सिर्फ और सिर्फ कराऊंगी तो देखिए कट यहाँ लगेगा एंड यहाँ लगेगा, तो एक तो 1 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा और बचा हुआ कितना बचा, 6। वही एक तो ये 1 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा और बाकी का ये पूरा फ्रेगमेंट कितने का हो जाएगा, 6 kb का। क्योंकि ये क्या है, ऑप्शन रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि बेम H1 से कितना मिल रहा है मुझे, 5 and 2, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, जब मैंने बेम H1 से, पहले हम ई को R1 की बात करते हैं, ई को R1 पे कट लगाया, यहाँ 2 हैं ई को R1 के, यहाँ कट लगा, तो एक तो 1 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा और एक बचा हुआ कितना मिलेगा, क्योंकि यहीं पर कट लगाए बस, ये पार्ट निकलेगा अलग और एक ये मिलेगा हमें 6 kb का। तो ये ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो रहा है, तो ये भी गया। अब देखिएगा सी ऑप्शन की तरफ, अब मेरा क्या है, एक यहाँ पर ई को R1 का कट लगेगा, एक यहाँ कट लगेगा, तो एक मिलेगा मुझे 3 kb का फ्रेगमेंट, ये 3 का है टोटल, तो ये 3 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा और एक कितना मिलेगा, 3 - 7 4, तो ये कितने का मिलेगा मुझे, 4। ये भी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, रॉन्ग, क्योंकि ई को R1 से सिर्फ और सिर्फ 7 kb का फ्रेगमेंट मिल रहा है। फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ई को R1 का सिर्फ एक ही साइट है तो एक कट लगेगा, तो ये क्या मिलेगा, 7 kb का पूरा फ्रेगमेंट मिलेगा मुझे, ये क्या है, पूरा 7 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा। वहीं पर ई को R1 की जगह अब क्या किया गया, बेम H1 से कट लगाया गया, बेम H1 से, सिर्फ और सिर्फ बेम H1 से, ई को R1 से ना लगा के सिर्फ और सिर्फ बेम H1 से। तो देखिएगा, मैं आपको क्लियर करके दिखा दूँ यहाँ पे, देखिएगा, अब सिर्फ और सिर्फ बेम H1 से कट लगाया गया तो यहाँ पर कट लगा, तो एक सिर्फ 2 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा और बाकी का कितना मिलेगा, 5 kb का। 2 - 7 कितना हो गया, 5, तो जो कि हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमें बेम H1 से कितना मिल रहा है, 5 का मिल रहा है और 2 का मिल रहा है, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बोथ से करके देखते हैं, बोथ से देखिएगा, जब हमने बोथ से किया तो हमें मिल रहा था 4 and 4 + 2 + 1। तो देखिएगा, अब बोथ से करते हैं अगर हम, तो देखिए एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा, एक कट यहाँ लगेगा, एक तो हमें 1 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा, भाई ये इतना पार्ट, एक ये हमें 2 kb का फ्रेगमेंट मिलेगा और एक हमें कितना मिलेगा, ये 4 kb का, ठीक है, तो जो कि हमें मिल रहा था, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। समझ आया, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल ए इज इन एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल बी इज इन G1 फेज ऑफ सेल डिवीजन। If cell A and cell B were to be fused, then the nucleus of the cell B in the heterokaryon। देखिए, एक सेल A है, एक सेल B है, इन दोनों को फ्यूज कराया गया, तो ये पूछा जा रहा है कि जो फ्यूज कराया गया तो सेल बी हेट्रोकैरियन में किस स्टेज में जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, मैं हमेशा आपको इसी चार्ट को पढ़ाती हूँ। एस फेज में अगर है आपका न्यूक्लियस सेल ए में और सेल बी का G1 में है, तो क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, देखिएगा ध्यान से सुनिए। कभी भी सेल साइकिल में जो स्टेजेस हैं, वो सेल कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाती, कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाती, हमेशा आगे की तरफ जाती है सेल, ठीक है। तो हमें पता है G1 आता है पहले, फिर S, फिर G2, फिर M, ये फेजेस होते हैं। तो अगर सेल S में जा चुकी, वो पीछे नहीं जाएगी, G1 में नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, आगे जाएगी। अगर सेल G1 में है तो वो कहाँ जाएगी, S में जाएगी। ध्यान से सुनना, अब S और G1 को फ्यूज कराया गया, ठीक है, तो क्या होगा, G1 फेज का जो न्यूक्लियस है वो इमीडिएटली एंटर कर जाएगा S फेज में। G1 फेज का न्यूक्लियस इमीडिएटली एंटर कर जाएगा S में, क्योंकि G1 के बाद क्या आना है, S तो आना ही है। और S फेज का न्यूक्लियस अपना DNA रेप्लिकेशन कंटिन्यू रखेगा। S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता है तो S फेज अपना कंटिन्यू रहेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, कभी भी सेल पीछे की तरफ नहीं जाती। G1 से S आएगा तो G1 वाला कहाँ मूव कर जाएगा, S में मूव कर जाएगा। और S में क्योंकि DNA रेप्लिकेशन चल रहा होगा तो S फेज अपना DNA रेप्लिकेशन को कंटिन्यू रखेगा। वहीं पर अगर S और G2 को फ्यूज कराया जाए तो S वाला क्या रहेगा, अपना DNA रेप्लिकेशन कंटिन्यू रखेगा, लेकिन G2 वाला क्या रहेगा, मतलब वेट करेगा कि S फेज का न्यूक्लियस, मतलब S फेज का DNA रेप्लिकेशन कंप्लीट हो। तो G2 फेज न्यूक्लियस स्टेज इन G2, भाई G2 कहाँ रहेगा, G2 में ही रहेगा।
एस फेज न्यूक्लियस कंटिन्यू डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज क्या करेगा, अपने डीएनए रेप्लिकेशन कंटिन्यू रखेगा। अगर G1 और G2 को फ्यूज करा दिया जाए तो ध्यान से देखिएगा, G2 फेज न्यूक्लियस स्टेज इन G2, क्योंकि मैंने क्या कहा, सेल पीछे नहीं जाएगी, वहीं अब G2 वाला G2 में रहेगा। G1 वाला क्या करेगा, G1 फेज न्यूक्लियस, G1 क्या करेगा, एस फेज में एंटर करेगा अकॉर्डिंग टू इट्स ओन टाइम टेबल, क्योंकि G1 के बाद क्या आना है भैया, एस आना है, तो G1 कहाँ मूव करेगा, एस में, और G2 वाला वहीं बेचारा क्या करेगा, स्टे करेगा G2 में ही। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को, किस किस सेल को फ्यूज कराया जा रहा है, एस फेज में एक सेल, एक है G1 में। तो क्या होगा, जब एक एस में है, एक एस में है और एक कहाँ पर है, G1 में, तो एस वाला तो अपना डीएनए रेप्लिकेशन को कंटिन्यू रखेगा और G1 वाला क्या करेगा, एंटर कर जाएगा एस फेज में। ठीक है, तो कंटिन्यू टू बी इन द G1 फेज, नो, एंटर द एम फेज, करेक्ट, एंटर द एम फेज, एंटर द G2 फेज, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ आया होगा सब कुछ। अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ज्ञान वर्षा टेलीग्राम, टेलीग्राम पर हमारा चैनल है ज्ञान वर्षा के नेम से। आपको अगर कोई टॉपिक या कुछ ऐसा पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे वहाँ ज्ञानवर्षाquery@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो थैंक यू।